अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय गाइस, आई एम ज़ारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा खान ऑफिशियल। नॉवेल जन्नत की पत्ती बाय निम्रा अहमद। एपिसोड नंबर 23। बियो कड्डा, फिर बियो कड्डा। इस रोज़ वो शाम में जल्दी सो गई थी, सो ईशा के बाद आँख खोली, कुछ देर पढ़ती रही, फिर रोहेल से स्काइप पे घंटा भर बातें की और इसे तुर्की का सफ़रनामा सुनाकर खूब बोर किया। और अब भूख लगी तो किचन में आई थी। डीजे ने आलू मटर बनाया था जो सालन कम और कोई गदला पानी ज़्यादा लग रहा था, जिसमें मटर, आलू और प्याज तैर रहे थे। वो नाक चिढ़ाते हुए इस मलगूबे को गर्म करने के लिए प्लेट में डाल ही रही थी कि डीजे ने पीछे से आकर बताया कि इसने हाली और अंजुम बाजी के साथ बियो कड्डा जाने का प्रोग्राम बना लिया है और कल 6 बजे की गोरसल पकड़नी है। बियो कड्डा, फिर बियो कड्डा। वो ओवन का दरवाज़ा बंद करती चौंक कर पलटी। पल भर में इसकी आंखों में नागवारी सिमट आई थी। हाली और अंजुम बाजी ने प्रोग्राम बनाकर मुझसे पूछा तो मैंने हामी भर ली। पानी की बोतल को खड़े खड़े मुंह से लगाते हुए डीजे ने शाने अचकाए। और यकीनन मेरी तरफ से भी हामी भर ली होगी। बिल्कुल, मैं कोई नहीं जा रही बियो कड्डा, मेरी तरफ से अंजुम बाजी को इनकार कर दो। वो पलटकर तेज चीज़ें उठाकर पटक रही थी। अंदाज में वाज़ा झंझलाहट थी। क्यों? इतना खूबसूरत जजीरा है, मुझे नहीं जाना इधर, बस कह दिया ना। वो रेफ्रिजरेटर का ऊपरी फ्रीज़र खोले पैकेट इधर उधर करने लगी। बालों का ढीला सा जूड़ा इसकी गर्दन की पुष्ट पर झूल रहा था। मगर क्यों? वो अब्दुर्रहमान पाशा का जजीरा है और मैं इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसने रोटियों का पैकेट निकालकर फ्रीज़र का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। पैकेट मेज़ पे रखा, जमी हुई 2 रोटियां निकाली और प्लेट में रखी। इन मैदे की बनी तुर्क रोटियों का नाम इन्हें मालूम नहीं था, बस दिया स्टोर पे वो फ्रीज़र में नज़र आई थी और इतनी समझ तो नहीं थी कि इन्हें माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं। तब से वो यही रोटियां खा रही थी। डीजे इसकी रोटी ओवन में रखने तक से बाहर आ चुकी थी। अब्दुर्रहमान पाशा, वो जिसका जिक्र हमारी हॉस्टल आंटी ने किया था। हाँ, वही क्रिमिनल स्मगलर। मगर इसका जिक्र हाले ने कहा था ना कि हाले को छोड़ो, मैं सब बताती हूँ। पहले कैचअप लाओ, फिर अंजुम बाजी को कॉल करके कल प्रोग्राम कैंसिल करो। खाना खाकर वो दोनों बाहर आ गई। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों ने ओनी स्वेटर पहन रखे थे। वो रूम ब्लॉक से निकलकर बातें करती सब्ज़ा रात से चलती गई। पहले डीजे ने अंजुम बाजी को फ़ोन करके माजरत की और जब इसे लगा कि वो नाराज़ हो गई है क्योंकि इन दोनों ने खासी पाकिस्तानी हरकत की थी और तुर्की में कमिटमेंट तोड़ना बहुत बुरा समझा जाता था, सो इस पाकिस्तानी हरकत को संभालने के लिए हया ने फ़ोन लिया और इन्हें बताया कि इसकी पुप्पो ने कल इसे और इसकी फ्रेंड को अपने घर इनवाइट किया है। सो अंजुम बाजी इसकी दावत कबूल करके अब इनके साथ चले। बियो कड्डा फिर किसी रोज़ चले जाएंगे। यूँ अंजुम बाजी मान गई और अब वो दोनों चलते चलते दिया स्टोर के सामने वाले फुआरे की मंडेर पे आ बैठी थी। फुआरे का पानी छींटे उड़ाता हुआ नीचे गिर रहा था और इस पानी में बनते मिटते बुलबुलों को देखते हुए हया ने सारी कहानी अलिफ ताये इसको सुना दी। डीजे कितनी देर तो चुप बैठी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोच कर कहने लगी, तो वो पिंकी मैनेजर अहमद था जो हमें मार्केट में मिला था। बिल्कुल। और डॉली असली ख्वाजा सिरा था। शायद वो इनका पुराना मुलाजिम था। और तुम मुंह उठाकर इसके घर चली गई। मुंह उठाकर क्या, मेरा पासपोर्ट था इस परस में और अच्छा ही हुआ, सारी बात तो क्लियर हो गई। वो अपनी गलती मानती, ये नामुमकिन था। मगर तुमने इसे फ़ोन करके बहुत गलती की। तो भुगत ही रही हूँ ना वो गलती। इस जालिम शख्स ने ये नहीं सोचा कि जहान के पास इस रेस्टोरेंट के अलावा कुछ नहीं है और इसने इसी को तबाह बर्बाद कर दिया। अब यकीनन वो इसकी लैंडलेडी को शेयर देगा कि वो रेस्टोरेंट वापस हासिल कर ले। वो सख्त नादम थी। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है? किसी को अजियत पहुंचाना मोहब्बत नहीं होती। कुछ देर वो यूं ही इस बात को हर पहलू से
टिक्स करती रही। फिर डीजे ने हाथ उठाकर हतमी अंदाज में कहा, एक बात तो तय है, अब ये मामला ख़त्म हो चुका है, वो अब तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। वो सर हिलाकर उठ गई। रात बहुत हो चुकी है, अब इनको वापस जाना था। सब्ज़राज पे चलते ड्रोम ब्लॉक की तरफ बढ़ते हुए वो सोच ही रही थी कि अपने मसले किसी को बताने से वो हल नहीं होते। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते बाज़ दफ़ा हम अपनी ज़ात को ही दूसरों के सामने हल्का कर देते हैं। परेशानियां बताने से कम हो सकती है, ख़त्म नहीं। जैसे इसकी परेशानी अभी तक इसके साथ थी। क्लासरूम की खिड़कियों से सूरज की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। सुबह की नम हवा बार बार शीशों से टकराकर वापस पलट जाती। जो इंफॉर्मेशन के सिस्टम के प्रोफेसर अपने मखसूस अंदाज में लेक्चर ले रहे थे, इसके साथ बैठी डीजे बज़ाहिर बहुत तवज्जो से लेक्चर सुनती रजिस्टर पर लिख रही थी। वो हर चंद लफ्ज़ लिखकर सर उठाकर प्रोफेसर को देखती, ज़रा गौर से इनके अगले अल्फाज सुनती और फिर समझकर सर हिलाती, दोबारा लिखने लग जाती। हया ने एक निगाह इसके रजिस्टर पर डाली। वहाँ इसका चलता कलम लिख रहा था, तुम लोगों का स्प्रिंग ब्रेक का क्या प्रोग्राम है, किधर जाओगे और कौन कौन तुम्हारे साथ जा रहा है। आखिरी लफ्ज़ लिखकर इसने गर्दन सीधी करके पूरे एतमाद से प्रोफेसर को देखते हुए रजिस्टर दाएं जानब बैठे मस्सम को पास कर दिया। ये इनकी और फ़लस्तीनियों की वाहिद मुश्तरका क्लास थी। मस्सम ने एक निगाह पूरे रजिस्टर पे डाली और फिर सर झुकाकर कुछ लिखने लगा। जब रजिस्टर वापस मिला तो इस पे अंग्रेज़ी में लिखा था, हम तुर्की के टूर पे जा रहे हैं, 7 दिन में 7 शहर, हम पांचों और टाली, और तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है। उफ, फिर ये टाली, डीजे कोफ से जवाब लिखने लगी, हम भी 7 दिनों में 7 शहर घूमने का सोच रहे हैं। इसने रजिस्टर के आगे पास कर दिया और फिर ज़रा टेक लगाकर बैठ गई। मस्सम अब सफ़ा पे चंद अल्फाज घसीट रहा था, तो हमारे साथ चलो ना, तुम लोगों को कब निकलना है। पहली छुट्टी वाले दिन, हमने दूसरी छुट्टी पे निकलना है, सो तुम्हारे साथ मुश्किल होगा। चलो फिर छुट्टियों के बाद मिलेंगे। नो प्रॉब्लम। मस्सम ने साथ एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया। हया दांत पे दांत जमाए बामुश्किल जमाइयाँ रोकने की कोशिश कर रही थी। इसे इस क्लास से ज़्यादा बोरिंग कोई क्लास नहीं लगती थी। दफ्तर मौसम ने रजिस्टर डीजे की तरफ बढ़ाया तो इस पे लिखे अल्फाज को पढ़कर डीजे ने रजिस्टर हया के सामने रख दिया। हया ने ज़रा सी गर्दन झुकाकर देखा। ऊपर इसने अंग्रेज़ी में लिखा था, ट्रांसलेट इन उर्दू प्लीज़। इसके नीचे अरबी इबारत लिखी थी, कैफ हालिक। हया ने कलम उंगलियों के दरमियान पकड़ा और उर्दू हिज्जों में लिखा, आपका क्या हाल है, और रजिस्टर वापस कर दिया। मस्सम और हुसैन को आजकल डीजे से उर्दू अल्फाज सीखने का शौक़ चढ़ा हुआ था। इस क्लास में वो यूं सारा वक्त अरबी अल्फाज लिख लिख कर इनको देते थे। चंद लम्हों बाद इसने सफ़ा फिर हया के सामने किया। अब के इस पे लिखा था, हाली बखैर। हया ने चिढ़ कर नीचे लिखा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपकी खैरियत ठीक चाहती हूँ। इतना लंबा क्यों लिखा? डीजे ने हैरत से सरगोशी की। अगर छोटा लिखती तो फ़ौरन ही इसे सीख कर मुझसे आज ही की तारीख में पूरी फिरोज़ुल गात लिखवाता। अब अच्छा है ना, पूरा दिन ठीक पढ़ने में गुजार देगा और मौसम से क्लास के इख्तिताम तक ठीक से नहीं पढ़ा गया। क्लास ख़त्म हुई तो वो वापस रूम में आई। मुंह हाथ धोकर तैयार होने में काफ़ी वक्त लग गया। इसने एक मोर पंख के सब्ज़ रंग पाउच से छूता फ्रॉक पहना। फ्रॉक की आस्तीन तंग चूड़ीदार थी और नीचे पजामा था। पूरा लिबास बिल्कुल सादा था। बाल इसने खुले छोड़ दिए और काजल और नेचुरल पिंक लिपस्टिक लगाकर डीजे की तरफ पलटी। कैसी लग रही हूँ? डीजे जो बालों में ब्रश कर रही थी रुक कर इसे देखने लगी। बिल्कुल पाकिस्तान का झंडा।
दफ़ा हो जाओ। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो दोनों हाले और अंजुम के साथ जहांगीर में वाक़ई फुप्पो के घर के सामने खड़ी थी। फुप्पो को बता तो दिया था ना, ये ना हो कि वो कहे कि मैंने तो इनवाइट ही नहीं किया था। डीजे ने आयशा से पूछा। हाँ हाँ, बता दिया था, इसने सरगोशी में डीजे को जवाब देते हुए डोर बेल बजाई। फुप्पो इनसे बहुत ज़्यादा अच्छे से मिली। लॉन्ग रूम बैठने तक ही तारुफ का मरहला तमाम हो गया। हया, आज तो तुमने घर में रौनक कर दी। वो वक्तन बहुत खुश थी। हया इनके घर को अपना समझकर दोस्तों को साथ लाई है, ये ख्याल ही इसको मुसरत बख्श रहा था। वो इन 2 माह में चंद एक बार ही फुप्पो के घर आई थी और पहली 2 दफ़ा के बाद जहान कभी घर नहीं मिला था, ना ही वो इसे बता कर आती थी। इस दफ़ा तो इसने बिल्कुल भी नहीं बताया। वो अंदर ही अंदर खुद को इसका मुजरिम समझ रही थी। इसके टूटे बिखरे रेस्टोरेंट को याद करके वो अक्सर खुद को मलामत करती थी। आपका घर बहुत प्यारा है आंटी, अंजुम बाजी ने सोफे पे बैठे हुए इधर उधर देखते हुए सताइशी अंदाज में कहा था। और ये रगस तो बहुत ही प्यारे। हाले ने फर्श पे बिछे रगस की जानब इशारा किया। और मेरी फुप्पो भी बहुत प्यारी है। वो फुप्पो के शानों के गिर्द बाजू हमाइल किए मज़े से बोली तो फुप्पो हंस दी। डीजे ने आयशा से सरगोशी की। और फुप्पो का बेटा भी बहुत प्यारा है। हया ने ज़ोर से इसका पाँव दबाया। वो बस सी करके रह गई। चलो तुम लोग इधर बैठो, मैं अभी आती हूँ, अच्छे मेज़बानों की तरह फुप्पो मुस्कुराकर कहते हुए राहदारी की तरफ मुड़ गई, जिसके दूसरे सिरे पे किचन था। किचन का दरवाज़ा खुला था और सोफ़ों पे बैठे हुए इन्हें किचन का आधा हिस्सा नज़र आता था। फुप्पो वो इनके पीछे ही चली आई। अरे तुम क्यों आ गई, इनको कंपनी दो ना। वो फ्रीज़र से कुछ जमे हुए पैकेट निकाल रही थी। वो एक दूसरे को काफ़ी है। आप सुनाए, अंकल ऊपर है, मैंने सोचा इनसे मिल लूँ। जब भी आती हूँ अमूमन इनके सोने का वक्त होता है, मुलाकात ही नहीं हो पाती। वो भी तो नहीं कह पाई कि जब भी वो आती थी फुप्पो इनको दवाइयाँ देकर सुला देती थी। हाँ, शायद जागे हुए हो, तुम ऊपर देख लो। अच्छा, और जहान के रेस्टोरेंट का क्या बना? कुछ लोगों ने नुकसान कर दिया था शायद, ज़रा सरसरी अंदाज में पूछा। हाँ, अच्छा खासा नुकसान हो गया है इसका, काफ़ी चिड़चिड़ा रहने लगा है इस दिन से, बस दुआ करना। वो पुरमिलान लहजे में कहते हुए कैबिनेट से कुछ निकाल रही थी। वो वापस आई तो डीजे और हाले फुप्पो के घर की आराइश पे तबसरा कर रही थी, जबकि अंजुम बाजी बहुत गौर से टीवी पे कार्टून नेटवर्क देख रही थी, जिसके कार्टून तुर्क में डब किए गए थे। शबांजी में जो वाहिद शे देखने का मौका नहीं मिलता वो टीवी था। इनको मसरूफ़ पाकर वो जीना चढ़ने लगी। कंधे से लटकते शेफून के सब्ज़ दुपट्टे का किनारा जीनों पे फिसलता इसके पीछे ऊपर आ रहा था। सिकंदर अंकल के कमरे का दरवाज़ा बंद था। इसने हौले से उंगली की पुश से दस्तक दी, फिर डोर नाप घुमाकर दरवाज़ा ढकेला। कमरे में नीम तारीकी सी छाई हुई थी। बाहर धूप थी, मगर भारी पर्दों ने इसका रास्ता रोक रखा था। सिकंदर अंकल बिस्तर पे लेटे थे, गर्दन तक कंबल डाला हुआ था और आंखें बंद थी। अंकल, इसने हौले से पुकारा। वो बेहोशी से पड़े थे। वो चंद लम्हे तासुब से इनका पर मुर्दा बीमार चेहरा देखती रही, फिर हौले से दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। वो सीढ़ियों के वस्त में थी जब बैरूनी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वहीं रेलिंग पे हाथ रखे रुक कर देखने लगी। सोफ़ों पे आराम से बैठी लड़कियां भी तीर की तरह सीधी हुई थी। दरवाज़ा खोलकर जहान अंदर दाखिल हो रहा था, एक हाथ में ब्रीफ केस, दूसरे बाजू पे कोट डाले, टाई की नाट ढीली किए, हल्की गिरे शर्ट की आस्तीन कहनियों तक मोड़े। वो बहुत थका थका सा लग रहा था, पहले से कमज़ोर और मुरझाई हुई रंगत। दरवाज़ा बंद करके वो पलटा तो एकदम ठटक सा रह गया। अस्सलाम वालेकुम। वो जो सीढ़ियों के वस्त में खड़ी थी सलाम करके जीने उतरने लगी। जहां ने चौंक कर सर उठाया, फिर इसे देखकर
सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया। फुप्पो से मिलवाना था अपनी फ्रेंड को। नाइस टू मीट यू। बगैर किसी मुस्कुराहट के इसने खड़े खड़े ही कहा और जवाब का इंतज़ार किए बगैर इन ही संजीदा तासरात के साथ किचन की तरफ बढ़ गया। ये अंजुम बाजी ने सवालिया निगाहों से इसे देखा। फुप्पो का बेटा जहान, वो कदरे खफ से तारुफ कराते हुए आखिरी जीना उतर कर सोफे पे आ बैठी। वहाँ से किचन का आधा मंजर दिखाई देता था। जहान का कोट राहदारी में लगे स्टैंड पे लटका था और ब्रीफ केस काउंटर पे वो खुद भी काउंटर से टेक लगाकर खड़ा पानी की बोतल मुंह से लगाए घूंट भर रहा था। साथ ही फुप्पो कैबिनेट से कुछ निकालते दिखाई दे रही थी। घर छोटा था और राहदारी मुख्तसर, सो किचन में गुफ्तगू करते अफराद की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। वो बोतल रखकर इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हमन समझी। जवाबन वो ज़रा खड़े अंदाज में दरस्तगी से तुर्क में कुछ बोला तो डीजे से कुछ कहती हाले ने चौंक कर किचन की तरफ देखा। जहान फुप्पो ने इसे घूरा। इसने जवाब में खासी तल्खी से कुछ कहते हुए बोतल मेज़ पे रखी। हाले ने कदरे बेचैनी से पहलू बदला। हया इसके चेहरे के उलझे तासरात बगौर देख रही थी। वो कुछ देर बाद कुछ सोचकर बोली, हया इस्तिकलाल स्ट्रीट में आज लेविस पे सेल लगी है, वो चेक ना कर ले। उठने का एक बहाना। हया गहरी सांस लेकर खड़ी हो गई। डीजे और अंजुम बाजी भी कुछ समझ पा रही थी। हाँ चलो मैं ज़रा फुप्पो को बता दूँ। वो किचन की तरफ आ गई। बाकी लड़कियां सोफ़ों से अपने अपने बैग उठाने लगी। अच्छा फुप्पो हम लोग चलते हैं, हमें आगे शॉपिंग पे जाना है। किचन की चौखट पे खड़े होकर इसने जहान सिकंदर को कतन नज़रअंदाज करते हुए बताया। वो फ्रिज का दरवाज़ा खोले कुछ निकाल रहा था। अरे अभी तो आई थी, अभी जा रही हो? फुप्पो एक मलामत ज़दा निगाह जहान पे डालकर तेज़ी से इसकी तरफ आई। फिर वो इसरार करती रही मगर वो नहीं रुकी। दोबारा आने का वादा करके वो बहुत खुश दिली से इनको खुदाफिज करके बाहर निकली। डोरमेट पे रखे अपने जूतों में पाँव डालने तक इसके चेहरे पे मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और इसकी जगह स्मार्ट सी सख्ती ने ले ली थी। वो इन चारों के आगे खामोशी से सड़क के किनारे चलने लगी। जब वो कॉलोनी का मोड़ मुड़कर दूसरी गली में दाखिल हुई तो वो तेज़ी से हाले की जानब घूमी। हाले जहान ने फुप्पो से क्या कहा था जाने तो हया। हाले ने निगाहें चुराई। स्कार्फ में लिपटा इसका चेहरा कदरे फीका सा था। हाले मुझे बताओ इसने क्या कहा था? हया वो किसी और बात पर अपसेट होगा, तुम छोड़ो इस किस्से को। हाले मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। इसने कंधों से पकड़कर हाले को झंझोड़ते हुए इसका नाम पुकारा। अच्छा ठीक है तुम सुनो। इसने पहले पूछा था कि ये कब आई है, फिर कहा इनके लिए इतना फैलाव करने की क्या ज़रूरत है, और इसने कहा मैं सारा दिन कुत्तों की तरह इसलिए नहीं कमाता कि आप यूँ ज़ाया कर दे। इसके कंधों पे रखे हया के हाथ नीचे गिरे। बहुत आहिस्ता से वो पलट गई। हया छोड़ दो। अंजुम बाजी ने पीछे से कंधा थपथपा कर इसे तसल्ली दी। छोड़ ही तो दिया है। आज के बाद मैं कभी फुप्पो के घर कदम नहीं रखूँगी। मैं इतनी अर्जा तो नहीं हूँ कि मेरे मगरूर रिश्तेदार मेरी तौहीन करे। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सीध में देखते हुए इसके आगे चलती जा रही थी। आज इसका दिल बहुत बुरी तरह दुखा था। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।